हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के नोट्स को डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्लास नाइन्थ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये चैप्टर है। तो पहले इसमें हम लोग कुछ की टर्म्स देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर में। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे और फिर अपने नोट्स को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे की टर्म्स में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो जनरल इलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्शन फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे जब कोई इलेक्शन होता है मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, जैसे लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, जनरल इलेक्शन कहा जाता है। बाई इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सीट वेकेंट हो गई। अब जैसे मान के चलिए 543 सीट्स हैं लोकसभा में, तो एक मेंबर ऐसा है जो जिसने 2 सीट से मान लीजिए कंटेस्ट किया था इलेक्शन। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं ये भी 2 सीट से इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, एक बनारस और एक और गुजरात में कोई जगह है वहाँ से। तो जब होता क्या है कि आपको 15-20 दिन में बताना होता है, एक टाइम लिमिट होती है, उसमें आपको बताना होता है कि आप कौन सी सीट रखेंगे और कौन सी सीट आप वेकेंट करेंगे, मतलब छोड़ेंगे। तो उस जो सीट छोड़ी जाती है उस पे दोबारा इलेक्शन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन उसको कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है दैट इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव कोई इलेक्ट होके पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहा जाएगा। और पार्लियामेंट में आपके राज्यसभा भी आ सकता है और लोकसभा भी आ सकता है, ठीक है। लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो आम जनता जिसको वोट देती है जैसे, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, ये मेनली कहाँ होती है, स्टेट में होती है, ठीक है। तो स्टेट में जो असेंबली होती है उसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वार्ड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। अब देखिए लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे पंचायती राज हो गया, ठीक है, पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गई, तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, गाइडलाइंस फॉर पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस। अब देखिए जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन सेट करी हुई है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है, और अगर नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ एक्शंस ले सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसी उसी को क्या कहा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर से दिया गया है, एरिया फ्रॉम विच वोटर इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। तो एक एरिया है जहाँ से वोटर क्या करता है, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजता है। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, जो अभी करंट ऑफिस होल्डर है, जैसे मान लीजिए कोई आपके क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसको क्या कहा जाएगा, इनकम्बेंट है, मतलब वो अभी प्रेजेंट में है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यहाँ पर आपको कई बार देखने को मिलेगा, मतलब इक्वल कैंपेनिंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक आम इंसान है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है और उसके पास फंड्स की कमी है। चलिए ठीक है, फंड्स वो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर लेगा। लेकिन क्या है कि जो बहुत बड़े नेता होते हैं या जो बहुत बाहुबली टाइप के होते हैं, वो नए लोगों को खड़े ही नहीं होने देने चाहते हैं, मतलब वो खड़े ही नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका वोट कट जाएगा, ठीक है। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कैंपेनिंग करने की। रिगिंग का मतलब क्या होता है, फ्रॉड टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन रिजल्ट्स। तो इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो फ्रॉड किया जाता है उसको रिगिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार पिक्चरों में भी, कि जब इलेक्शन आने वाला होता है, इलेक्शन जब होने वाला होता है, तो कई लोग पैसे बांटने लग जाते हैं, कई लोग शराब बांटने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ही क्या कहा जाएगा, रिगिंग कहा जाएगा। टर्नआउट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु वोट। टर्नआउट का मतलब क्या होता है कि कितने परसेंटेज लोगों ने वोट किया। अब ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं देखी जाती है, जो 18 प्लस के इंडियन सिटीजन हैं उनकी पॉपुलेशन को देखा जाता है कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन ने वोट किया है एलिजिबल वोटर्स में। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसे 1982 में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी हरियाणा में, ठीक है। आगे देखते हैं 1987 में लोक दल विक्ट्री हुई हरियाणा इलेक्शन में। 5 साल बाद देखिए, पहले कांग्रेस इलेक्ट हुई, फिर पार्टी चेंज हो गई, लोक दल आ गई। फिर 1991 में दोबारा पार्टी चेंज हुई, फिर से कांग्रेस आ गई। मतलब ये एग्जाम्पल क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 26 जनवरी 2019 को क्या हुआ था, SC/ST की जो रिजर्व सीट है उसके डेटा को अपडेट कर दिया गया था, हालांकि कुछ अपडेट में उसमें हुआ नहीं। 84 सीट्स जो हैं वो किसके लिए है, लोकसभा में,
शेड्यूल्ड कास्ट के लिए फिक्स हैं, रिजर्व्ड हैं, और 47 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, किसमें, लोकसभा में। गरीबी हटाओ स्लोगन जो है 1971 में दिया गया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन है जो है वो 1977 में दिया गया था, और लैंड टू टिलर स्लोगन भी इसी में ही दिया गया था। 1983 में जो स्लोगन दिया गया था, अब देखिए होता क्या है, जब भी इलेक्शन होने वाला होता है तो एक स्लोगन आ जाता है। जैसे स्लोगन आ जाएगा, विकसित भारत का स्लोगन आ जाएगा, ठीक है, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, आजकल बहुत स्लोगन चल रहा है तो ये स्लोगन आ जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एकमत करने के लिए एक स्लोगन सब पॉलिटिकल पार्टीज अपना जारी करती हैं। तो 1983 में जो स्लोगन जारी हुआ था वो था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु स्लोगन्स, मतलब ये एक तेलुगु स्लोगन है, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, ठीक है। ये मेनली कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था ये। 2023 में आपको पता ही होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था। इसमें मेनली रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन कैंडिडेट्स को 33% का। कहाँ कहाँ रिजर्वेशन दिया गया है, तो लोकसभा में रिजर्वेशन रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन रहेगा, इन दोनों जगह पे रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। आपको पता ही होना चाहिए पंचायती राज इलेक्शंस जो होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, उसमें पहले से ही 33% रिजर्वेशन वुमेन कैंडिडेट्स को दिया जाता है। इसी वजह से क्या है कि इंडिया में जो थर्ड ईयर है, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत्स है, वहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर में देखते हैं, सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे कि चैप्टर में है क्या। तो मेनली क्या है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल यूजली गवर्न थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पीपल गवर्न कैसे होते हैं डेमोक्रेसी में, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके थ्रू लोग गवर्न होते हैं। अब इस चैप्टर में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्शंस नेसेसरी क्यों है, इलेक्टोरल कंपटीशन कैसे काम करता है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे माना जा सकता है, कैसे हो सकता है। अब इंडिया में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं ये भी देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है वो भी देखेंगे हम लोग। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकारी बॉडी नहीं है, सरकार की ये पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है और ये क्या करती है, फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। तो पहले टॉपिक पे आते हैं जिसमें कहा गया है इलेक्शंस की नीड क्या होती है, वाई आर इलेक्शंस नीडेड। तो देखिए होता क्या है कि इलेक्शंस का मेनली रोल ये है कि जैसे इंडिया में ही देखा जाए तो 140 करोड़ की आबादी है। अब 140 करोड़ की आबादी है तो 140 करोड़ लोगों को तो लोकसभा में भेजा नहीं जा सकता, तो क्या कर दिया गया, इन 140 करोड़ को डिवाइड कर दिया गया। अब डिवाइड मतलब ये है, इनका एक प्रपोर्शन निकाल लिया गया और मतलब एक ऐसे मान के चलिए कि 10 लाख पे एक इंसान को इलेक्ट किया गया और उसको भेजा गया कि वो उन 10 लाख लोगों की बात रखेगा कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है। तो डायरेक्ट गवर्नेंस बाय ऑल सिटीजन इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज डेमोक्रेसीज। तो जहाँ बड़ी डेमोक्रेसी होती है वहाँ डायरेक्ट गवर्नेंस जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। इलेक्शंस से क्या होता है, अलाउ करता है पीपल को क्या, लॉ मेकर्स को चूज कर सकें। अब देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में जा रहा है उसका मेनली काम क्या है, लॉ मेक करना, लॉ मेकिंग का काम है। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, लॉ मेकर्स को चूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट को चूज करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, रूलिंग पार्टी को भी चूज किया जाता है, हुज पॉलिसी विल गाइड डिसीजन मेकिंग, जिसकी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करती है, जो मेन डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें याद रखिएगा, पहला लॉ मेकर का काम करते हैं, दूसरा ये हो गया गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं, और तीसरा क्या है, रूलिंग पार्टी को भी क्रिएट किया जाता है जो डिसीजन टेक करती है। मैकेनिज्म क्या है, इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, हर 5 साल में आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है, सो दैट पीपल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इफ दे विश। अब जैसे मान लीजिए कोई एक्स रिप्रेजेंटेटिव था जिसको 2019 में लोगों ने चूज किया, अब 5 साल तक देखा कि इस रिप्रेजेंटेटिव ने कोई काम ही नहीं किया, उनकी कोई बात ही नहीं रखी, तो वो क्या करेंगे, जब 2024 में रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की दोबारा बारी आएगी, दोबारा इलेक्शंस होंगे, तो वो एक्स को नहीं चूज करेंगे, किसको चूज कर लेंगे, वाई को चूज कर लेंगे।
ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा होता कि एक्स उनकी बात रखता, लोग सेटिस्फाइड होते, तो फिर से वो एक्स को ही चूज करते, तो एक उनको चॉइस मिल रही है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी में। विदाउट इलेक्शंस देयर इज नो वे टू चेक वेदर रिप्रेजेंटेटिव आर रूलिंग एज पर द विशेस ऑफ पीपल। ठीक है, तो इसी इलेक्शन से ही पता चल पाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए गए थे वो लोगों के विशेस पे काम कर भी रहे हैं, मतलब जो लोगों की नीड है उस पर काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पर हरियाणा इलेक्शंस का एग्जाम्पल दिया 1987 का। लीडर कौन थे? चौधरी देवीलाल थे लोकदल के। ठीक है, इन्होंने प्रॉमिस क्या किया? इन्होंने प्रॉमिस किया कि जब ये पार्टी में आए, जब ये गवर्नमेंट में आएंगे, तो जो भी फार्मर्स हैं, जो भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके जो लोन्स हैं उसको माफ़ कर दिया जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ? आप देखिए, माफ़ कर दिया जाएगा, इन्होंने ये चीज़ बताई तो लोगों ने देखा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि माफ़ कर देंगे अगर सरकार में आएंगे, तो लोगों ने इनको भर भर के वोट दे दिए। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि लोकदल को 60 सीटें मिली 90 में से। 90 की वहाँ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। ठीक है, हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है? 90 है। वो पॉपुलेशन पे रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश में देखी जाए तो 403 है, ऐसे ही हरियाणा में कितनी है? 90 है। तो जहाँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तो लोकदल ने जब इतना अच्छा वादा किया लोगों से, तो लोगों ने क्या किया? 60 सीटें इनको दे दी। अब मेजॉरिटी आ गई, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए 90 में से कितनी चाहिए थी? 46, मतलब 45+1 चाहिए थी। और इनके जो एलाइज थे उनको मिला के 76 सीट्स हो गए, मतलब 16 ऐसी सीट और भी थी जिन्होंने लोकदल को सपोर्ट किया था। कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी थी उसको केवल 5 ही सीट मिली। ठीक है, तो मेजॉरिटी से वो बहुत ही बड़ी माइनॉरिटी पे आ गए, 5 सीटें केवल पाए। एक्शंस क्या लिए गए जब ये सरकार में आए? तो क्या इन्होंने एक्शन लिया कि लोन वेवर अनाउंस्ड इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग सीएम। तो जैसे ही ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं तैसे इन्होंने लोन माफ़ कर दिए सबके। ठीक है, सबके मतलब फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के इन्होंने लोन माफ़ कर दिए। अब दोबारा इलेक्शन हुआ 1991 में। देखिए, केवल एक ही काम तो आपको करना नहीं होता कि लोन माफ़ कर दिया आपका काम चल जाएगा, इसके बाद आपको गवर्नेंस भी देखनी होती है। तो गवर्नेंस पुअर रही तो लोगों ने क्या किया? कांग्रेस को दोबारा वोट दिया। सोचिए, 5 वोट पे थे वो, दोबारा वोट करके फिर कांग्रेस आ गई। ठीक है, और लोकदल जो है वो हार गई। लेसन क्या देखने को मिला यहाँ से? इलेक्शंस कैन चेंज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पॉलिसीज। ठीक है, तो इलेक्शन क्या करता है? इलेक्शन गवर्नमेंट को चेंज कर सकता है, पॉलिसीज को चेंज कर सकता है, क्योंकि वही गवर्नमेंट है जो पॉलिसीज क्रिएट करती है। मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन है तो उसमें मिनिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए? तो पहली कंडीशन कोई भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक होने के लिए होनी चाहिए कि सभी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब ये है राइट टू वोट। तो एवरी एडल्ट हैज़ 1 वोट। कोई भी एडल्ट होगा, एडल्ट का मतलब ये है 18+ ईयर्स की बात हो रही है। पहले 21 ईयर्स था, बाद में अमेंडमेंट किया गया तो 18 ईयर्स के ऊपर सभी को वोटिंग राइट्स दिए गए इंडिया में, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो। ठीक है, कोई भी जेंडर हो, सबको ही वोटिंग राइट्स हैं, बस वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और हर एक वोट की एक ही वैल्यू है, चाहे कोई बहुत ही अमीर हो, अंबानी टाइप का, उसके भी वोट की एक ही वैल्यू होगी, उसका भी वोट 1 ही काउंट होगा। और कोई बहुत ही गरीब हो, उसका भी वोट क्या होगा? 1 ही काउंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की। रियल चॉइस होनी चाहिए, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट। अब देखिए, रियल चॉइस का मतलब ये है, अब पार्टीज जो होती हैं और कैंडिडेट जो होते हैं, इनके पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकें, इलेक्शन में खड़े हो सकें। ठीक है, और अलग अलग लोग अपनी पॉलिसीज़ देते हैं कि हम आके ऐसा ऐसा करेंगे, तो एक प्रॉपर चॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए चॉइस ही नहीं होगी तो क्या है कि कैंडिडेट्स को केवल एक ही ऑप्शन होगा, उन्हीं को ही चूज़ करना होगा। जैसे रशिया में है, चाइना में है, तो वहाँ पर चॉइस ही नहीं है। चॉइस नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? जिस पार्टी का कोई भी लीडर खड़ा हो रहा है उसी पार्टी के लीडर को चूज़ करना पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होना चाहिए, मतलब हर साल तो नहीं कह सकते हैं। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए। मेजॉरिटी रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी ऐसी थी, जैसे मान लीजिए 2 पार्टी की बात करें हम लोग, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स पार्टी को मान लीजिए 51% वोट्स मिले
और वाई पार्टी को 49% वोट मिले, तो आपको पता चल गया होगा जो वाई जो 51 सीट्स मिली और 49 सीट्स मिली आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अब ये सीट्स की बात हो रही, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है। तो जिसको 51 सीट मिली है वो क्या हो जाएगी, मेजॉरिटी पार्टी हो जाएगी। अब कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में होता क्या है, जो मेजॉरिटी का रूल होता है। अब जो मेजॉरिटी पार्टी जीती है वो रूल करेगी, वो अब पॉलिसीज क्रिएट करेगी। इसका मतलब क्या है, लोगों का जो मैंडेट है वो किसके पास है, पार्टी एक्स के पास है, वाई के पास नहीं है। तो वाई क्या करेगी, अपोजिशन में बैठेगी, क्योंकि इसको भी इन 49% लोगों की बात रखनी है सरकार में, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, अपोजिशन में बैठेगी, और अगर मान लीजिए कोई पॉलिसीज ये गलत बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये वाई पार्टी जो है, मतलब जो अपोजिशन है, वो इनको प्रेशराइज करेगी, ठीक है। और ऐसा होता भी है। फ्री एंड फेयर प्रोसेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोटर शुड बी एबल टू चूज विदाउट फियर और प्रेशर। अब फ्री और फेयर का मतलब क्या है कि मतलब किसी के अंदर कोई वो डर नहीं होना चाहिए कि मैं इनको चूज़ करूं कि उनको चूज़ करूं। हर इंसान पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए, उसका जो मन करे, जिसको मन करे उसको टिक कर सके, उसको चूज़ कर सके, उस पर बटन दबा सके, ठीक है। ईवीएम होती है, इलेक्शन वोटिंग मशीन होती है, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन होती है, तो उस पर बटन होते हैं, कई सारे अलग अलग पार्टीज़ के नाम लिखे होते हैं, कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं। तो जिसको आप लाइक करते हैं, जिसको आप वोट देना चाहते हैं, उस पर बटन दबाना पड़ता है, ठीक है। तो वो फ्री और फेयर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब ये है, अब जैसे आपने देखा होगा इंडिया में भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए इंडिया में कांग्रेस है, तो कांग्रेस जब मतलब रहती है तो वो अपने मुद्दे बताती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। बीजेपी रहेगी तो ये बताएगी मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कंट्री के, इसको हम सही करेंगे। इसी तरीके से बीएसपी है, एसपी है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सब अलग अलग तरीके से कंट्री को देखते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स बताते हैं और उनकी पॉलिसीज़ बताते हैं कि हम किस तरीके से इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। पॉलिटिकल कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। इसके मेरिट्स क्या हैं? पहला मेरिट तो ये है कि इससे लीडर्स जो होते हैं अकाउंटेबल रहते हैं। अब अगर मान लीजिए पॉलिटिकल कंपटीशन ही ना रहे तो क्या है, लीडर को पता रहेगा कि मैं ही हर बार इलेक्ट होऊंगा, तो अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें, मेरिट इसका ये है। फोर्स लीडर्स टू एड्रेस पीपल्स नीड्स। अब देखिए जैसे मान लीजिए चाइना है, चाइना में केवल एक ही लीडर रहेगा, मतलब एक ही पार्टी रहेगी, तो उसका जो भी लीडर है उसको पता है कि चाहे कितने भी इलेक्शन हो जाए मैं ही जीतूंगा या मेरी ही पार्टी जीतेगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, लोगों की नीड हो ना हो, उसको क्या करना है, केवल अपने जो भी विचारधारा उसको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे हुक और बाय क्रुक, जैसे भी करना हो वो करना है। लोगों की नीड्स पे कोई भी उसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ के लोगों के पास फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, रिलीजियस राइट है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं उनको। उनको केवल अपनी जो आइडियोलॉजीज हैं उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना है कंट्री में, और ऐसा ही देखने को मिलता भी है। लेकिन इंडिया में इस तरीके को कोई भी चीज़ें नहीं है। गिव्स वोटर द पावर टू रिवॉर्ड और पनिश द लीडर। अब देखिए रिवॉर्ड और पनिश का मतलब ये मत सोचिएगा कि कोई ऐसा पनिशमेंट दे देगा वोटर। पनिशमेंट लीडर्स के लिए होता है वोट, अगर आपने वोट दिया तो वो रिवॉर्ड है, नहीं दिया तो वो उनके लिए क्या है, पनिशमेंट है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन में ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में आपके पास कई सारी चॉइसेस होती हैं, तो अगर आपको नहीं अच्छे लगते हैं कोई भी तो आप दूसरे को वोट दे सकते हैं, तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा। डीमेरिट्स क्या है इसके, कैन कॉज डिवीजन एंड पार्टी पॉलिटिक्स। अब आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि एक पर्सन किसको सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है मान लीजिए, और दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, किसी और पार्टी को मान लीजिए सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपस में भिड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये डीमेरिट्स हैं इसकी। निगेटिव कैंपेनिंग होती है। अब कोई एक्स पार्टी है वो वाई को इतना बुरा बता देगी कि हो सकता है किसी लीडर के ऊपर पर्सनल कमेंट्स कर दे। इसी तरीके से कोई किसी से कम नहीं है तो वाई वाला क्या करेगा, एक्स के साथ यही करेगा कि इसका कोई मेन लीडर होगा उसके खिलाफ कोई पर्सनल कमेंट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, इसी को निगेटिव कैंपेनिंग कहा गया है। समटाइम डिस्करेजेस गुड पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग। अब देखिए जब ये सब चीज़ें होती हैं, डर्टी पॉलिटिक्स होगी, ठीक है, निगेटिव कैंपेनिंग होगी, तो क्या है
कोई ठीक-ठाक जो आदमी है, जो इज़्ज़तदार आदमी है, वो सोचेगा यार मैं कहाँ इस पचड़े में पड़ूँगा, वो कंटेस्ट ही नहीं करता इलेक्शन, क्योंकि इतनी गंदी राजनीति है कि वो आना ही नहीं चाहता इसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये डीमेरिट में आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो पॉलिटिकल बहुत सारे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी भी इम्पोर्टेंट है और हमेशा रहेगा, ठीक है? इसके पीछे क्या है? वर्क्स लाइक मार्केट सिस्टम। तो ये किसकी तरह काम करता है? मार्केट सिस्टम की तरह काम करता है। मार्केट में क्या होता है कि अगर लीडर जो है उसको पावर चाहिए, ठीक है? मतलब अपने ही लिए मान लीजिए पावर चाहिए, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा? लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। अब जैसे पावर है 5 साल के लिए तो पावर मिल गई, लेकिन मान लीजिए आपने लोगों के लिए काम नहीं किया, तो क्या होगा? आपकी पावर चली जाएगी, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? तो मजबूरी में भी आपको लोगों को सर्व करना ही पड़ता है। तो इसलिए पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडिया में जो देखा जाए सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है, तो लोकसभा जो है उसमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं और हर 1 एमपी इलेक्टेड फ्रॉम ईच, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक मेंबर इलेक्ट होके आता है। विधानसभा जो होता है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट असेंबली कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हर एक स्टेट में स्टेट असेंबली होती है और वहाँ से जो मेंबर इलेक्ट होके आता है उसको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी की तरह से हमारे यहाँ लोकल बॉडीज़ हैं। लोकल बॉडीज़ का मतलब विलेजेस हैं, जिनको एक तरीके से जहाँ पर जो पंचायत कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम आपने सुना होगा, पंचायत होता है यहाँ पर, ठीक है? और टाउन्स में क्या होती है? म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनको वार्ड्स में डिवाइड किया गया और हर वार्ड का एक मेंबर होता है जो इलेक्ट होके पहुँचता है। जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? हेल्ड फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज एज एट वन। अब जैसे 543 सीट्स हैं टोटल मान लीजिए लोकसभा में, तो जब इलेक्शन 543 सीट्स पे ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि 540 पे करा दिया या 400 पे करा दिया। जब 543 सीट्स ओवरऑल पे इलेक्शन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? जनरल इलेक्शन कहा जाता है, ठीक है? बाई इलेक्शन क्या होता है अभी हम लोग देख ही चुके थे, कोई वैकेंसी होगी तब जो इलेक्शन होगा उसको बाई इलेक्शन कहते हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। अब देखिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, इसके थोड़े से नोट्स हम लोग देखेंगे। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है? तो रिजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, पर्पस क्या है इसका? जिससे रिप्रेजेंटेशन हो सके वीकर सेक्शन का, क्योंकि आपको पता है हमारे समाज में ऐसे दो बहुत इंपॉर्टेंट वीकर सेक्शन है, एससी और एसटीज, ठीक है? और इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि ये आसानी से लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में पहुंच सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, इनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है? अलग से इनको रिजर्वेशन दिया कि इतनी सीट रहेंगी जो इनको जाना ही जाना है, ठीक है? रीजन क्या है? विदाउट रिजर्वेशन इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल कैंडिडेट्स में प्रिवेंट वीकर सेक्शन फ्रॉम विनिंग। वही जो हमने आपको बताया वही चीज़ लिखी हुई है। करंट रिजर्वेशन अगर आप देखेंगे 26 जनवरी 2019 के हिसाब से या अभी के हिसाब से, लोकसभा में जो टोटल रिजर्व सीट्स हैं वो 84 सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट की और 47 सीट्स हैं किसकी? शेड्यूल ट्राइब्स की। प्रपोर्शन मतलब किस प्रपोर्शन में 84 सीट्स रखी गई हैं? तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये सीटें रखी जाती हैं, याद रखिएगा। जो रिजर्व करी गई हैं सीटें वो पॉपुलेशन के हिसाब से करी गई हैं। लोकल बॉडी रिजर्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन है, ठीक है? वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन है, सबके लिए, मतलब हर एक जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए रिजर्वेशन देखने को मिलता है। वुमेन रिजर्वेशन यहाँ पर 33% है, 1/3 सीट्स हैं, उन पे रिजर्वेशन दिया गया है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन अगले हो सकता है इलेक्शंस तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1/3 सीट जो होंगी वो मेनली किसके लिए फिक्स हो जाएंगी? वुमेन के लिए फिक्स हो जाएंगी लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। वोटर लिस्ट जो है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है जिसको वोटर लिस्ट भी कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट क्या होती है? ऑफिशियल लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, मतलब एक लिस्ट है जिसमें एलिजिबल वोटर्स के नाम होते हैं, पता होता है, नंबर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट, या मतलब एक तरीके से इलेक्टोरल रोल भी कहा जाता है। किस प्रिंसिपल पे बनता है? तो पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल होता है, ठीक है? और सभी को वोट देने का अधिकार है, तो और ख़ासकर सिटीज़न को, मतलब ये नहीं कि कोई फॉरेन का सिटीज़न आ गया यहाँ वोट दे रहा है,
इंडियन सिटीजन की बात हो रही है। रिवीजन क्या होता है कि रिवीजन का मतलब ये है कि एक तरीके से इलेक्टोरल रोल में लोगों के नाम को चेंज किया जाता है, मतलब नाम नहीं चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 साल पे इलेक्टोरल रोल जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको एक तरीके से फिर से रिफ्रेश किया जा रहा है, या कह सकते हैं फिर से उसको दोबारा बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें जो चेंजेस हैं वो किए जा रहे हैं, तो उसी को रिवीजन कहते हैं। अपडेशन होता है, ठीक है, अपडेट करते हैं, क्योंकि होता क्या है 5 साल में हो सकता है कई लोग की डेथ हो गई हो, कई लोग नए ऐसे हों जो 18 प्लस के हो गए हों, तो उनका नाम इनरोल करना होता है, इनका नाम हटाना होता है। कुछ फेक कैंडिडेट्स होते हैं, उनका नाम हटाना होता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जिनका जिनका नाम महाराष्ट्र में भी आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ रहा है, तो एक कोई भी हटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि एक ही जगह से कोई भी इलेक्शन में वोट दे सकता है, 2 जगह से नहीं दे सकता है, ठीक है, तो इसलिए रिवीजन का होना ज़रूरी है। फ़ोटो आइडेंटिटी आपको पता ही होगा, अब एपिक आ गया है। एपिक का मतलब क्या होता है? इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक नंबर एक होता है, ठीक है, और ये एक आईडी प्रूफ है, और इसको लेके जाना पड़ता है जब भी आप इलेक्शन में वोट देने जाएंगे, तो आपका एक एपिक नंबर होता है, और आपको ये कार्ड भी मिलता है। आप मतलब इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है ऑनलाइन, ठीक है, जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरीके से होता है। एक्सक्लूजन क्या है? कुछ लोगों को इसमें एक्सक्लूड भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बहुत जघन्य अपराध जिसने किया है, ठीक है, बहुत बड़ी कोई सज़ा काट रहा है, तो उसको इलेक्शन में नहीं खड़े होने दिया जाएगा, वोटिंग नहीं दी जाएगी। कोई अनसाउंड माइंड का है, ये भी एक्सेप्शनल केस है, कोई पागल है, कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आता, वो वोट देके क्या करेगा, जान ही नहीं पाएगा कि इसको वोट देना है, तो इनको एक्सक्लूड किया गया है इनमें से। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, अब देखिए नॉमिनेशन मतलब इलेक्टोरल रोल में आपको अगर मान लीजिए एनरोल होना है या आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो आपको कैसे अपना नाम नॉमिनेट करना पड़ेगा, कैसे आपको कंटेस्ट करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी वोटिंग के लिए अगर एलिजिबल होना चाह रहा है वोट देने के लिए, तो उसको 18 प्लस होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चुनाव में खड़ा होना चाह रहा है, तो उसके लिए 25 ईयर्स की एज कम से कम होनी चाहिए। याद रखिएगा 25 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या वो लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो, दोनों में ही 25 ईयर्स मिनिमम एज मांगी गई है। इसके बाद क्या करना होता है? नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है, एक छोटी सी सिक्योरिटी मनी होती है उसको सबमिट करना होता है, एक डिक्लेरेशन होता है, एफिडेविट होता है, उसको सबमिट करना होता है, जिसमें पूरा लिखा होता है बाकायदा कि कितने क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर पेंडिंग है, क्या उनके पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, मतलब कितना पैसा वैसा रखे हुए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये भी बताना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब हालांकि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर है नहीं, अब ऐसा नहीं है कि कोई इंटर पास है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता और कोई पीएचडी है तो चुनाव लड़ लेगा, ये तो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए तो 90% लोग ऐसे हो जाएंगे जो चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे, और ये डेमोक्रेसी के पूरी तरीके से खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए इंडिया में या कहीं पे भी इलेक्शंस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कई जगह किया होगा लेकिन इंडिया में फ़िलहाल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई अभी मैटर नहीं उठाया गया है, ना रखा गया है, क्योंकि इंडिया में लिटरेसी रेट वैसे भी बहुत कम है, और लिटरेसी तो है भी मान लीजिए, तो एजुकेशन किस तरीके की है वो सभी समझ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई रोल नहीं रखा गया। और इसके एक और एग्जांपल एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा दिया है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर के लिए क्या मतलब रखा गया है कि इतनी आपके लिए मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, 10th पास होना चाहिए तभी आप अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं? नहीं। तो यही एग्जांपल दिया गया है एक पॉलिटिकल लीडर के लिए, कि उसको लोगों की प्रॉब्लम्स का ज़्यादा पता होना चाहिए, उनको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा ये ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो ये चीज़ इसीलिए नहीं रखी गई है। इलेक्शन कैंपेन होता है, ठीक है, तो ऑफिशियल कैंपेन पीरियड 2 हफ्ते पहले होता है और पोलिंग से, और 2 दिन पहले इसको बंद भी कर दिया जाता है। पर्पस क्या होता है कि वोटर्स को इन्फॉर्म किया जाए कैंडिडेट्स के बारे में, पार्टीज़ के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, और जो इलेक्शन में खड़े होते हैं लोग वही अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं अलग अलग सोर्सेज से। स्लोगन्स दिए जाते हैं, जैसे गरीबी हटाओ दिया गया था, सेव डेमोक्रेसी दिया गया था जयप्रकाश नारायण और जनता पार्टी के जो थे, लैंड टू टिलर दिया गया था लेफ्ट फ्रंट वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पूछा जा सकता है लैंड टू टिलर किसका स्लोगन था, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, ये एनटीआर का स्लोगन था, टीडीपी के जो हैं, ठीक है, मतलब ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ से लड़ते थे इलेक्शन। लॉज क्या हैं?
कुछ नियम कानून को फॉलो करना होता है कि कोई ब्राइबरी नहीं करेगा, कोई वोटर को थ्रेटन नहीं करेगा, नहीं ज़बरदस्ती वोट दिलाने की कोशिश कर रहा है। कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगने की कोशिश करनी चाहिए किसी को, हालांकि ये सब लॉज में है, फॉलो बहुत कम होता है। नो मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, जो भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है उसको मिसयूज़ नहीं करना है। स्पेंडिंग लिमिट रखी गई है कि 25 लाख से ज़्यादा आप नहीं खर्च कर सकते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, और 10 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता तो ये है कि एक ही रैली में हो सकता है 25 लाख खर्च हो जाए किसी भी कैंडिडेट का। जो 25 लाख रुपए एक रैली में खर्च करेगा, और मान लीजिए उसको 10 रैलियां करनी है, तो 25 इंटू 10 मतलब 250 लाख तो खर्च कर चुका है। तो जब वो लीडर बनेगा तो 500 लाख तो कमाएगा। इसीलिए करप्शन है। तो करप्शन की मेन जड़ जो है वो लॉज में ही है, और लॉज के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में ही है। ठीक है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर इन लॉज का हो जाए तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, सब अच्छा हो जाए। लेकिन यही दिक्कत है कि लॉज का इम्प्लीमेंटेशन ही प्रॉपर नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया गया है। नो इलेक्शन प्रोपोगेंडा, कोई इलेक्शन प्रोपोगेंडा रिलीजियस प्लेस से नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट व्हीकल को नहीं यूज़ किया जाएगा, एयरक्राफ्ट को नहीं यूज़ किया जाएगा। बिग पॉलिसी डिसीजन नहीं दिए जाएंगे इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद। अब जैसे इलेक्शन अनाउंस कर दिया तो ऐसा नहीं है कि किसी को ये कह दे कि मैं हर महीने सबको 5,000 रुपये दूंगा या 10,000 रुपये हर महीने सबके खाते में पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं नहीं बोली जा सकती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं, पोलिंग एंड काउंटिंग देखते हैं। तो पोलिंग डे जिस दिन इलेक्शन हो रहा होता है उस दिन के बारे में बात हो रही है। तो वोटर विजिट करेंगे, पोलिंग बूथ जाएंगे, उनके हाथ में एक इंक लगाई जाती है, आइडेंटिफिकेशन उनका चेक किया जाता है, और फिर वो वोट को कास्ट करते हैं। ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं। मैंने गलती से इलेक्शन बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। और इसी तरीके से एक वीवीपैट भी होता है। ठीक है, इस वीवीपैट में क्या होता है कि आप जिसको भी वोट देते हैं, सामने एक पर्ची आ जाती है, उस पर्ची पे उस कैंडिडेट का नाम, उसकी पार्टी का सिंबल बना होता है। ठीक है, वो पर्ची आपको मिलती नहीं है, बस उसी में ही डब्बे में आके गिर जाती है, लेकिन उसमें सामने आ जाता है। रिप्लेस्ड बैलेट पेपर्स स्टोर्स वोट सिक्योरली। ठीक है, तो बैलेट पेपर पहले होता था, लेकिन अब क्या है, ईवीएम मशीन पे आपको वोटिंग करनी होती है। काउंटिंग कैसे होती है? अब इलेक्ट्रॉनिक है तो आसानी से काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स एजेंट। अब देखिए, कैंडिडेट एजेंट का मतलब क्या है? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ से खड़ी हैं, सभी के एजेंट पहुँचते हैं तब काउंटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए काउंटिंग हो रही, कोई पहुँचा ही नहीं, मान लीजिए केवल एक ही पार्टी का मेंबर पहुंचा और काउंटिंग स्टार्ट कर दी, नहीं, सभी के पार्टी के मेंबर्स पहुंचते हैं, काउंटिंग स्टार्ट होती है। फिर जिससे बाद में कोई ब्लेम ना कर सके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वोटिंग गलत हुई थी। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता देते हैं, क्योंकि आजकल इलेक्टोरल रोल पे बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि इतने ऐसे ही थे और ये था वो था। तो होता क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन होने से पहले 10 से 15 दिन पहले इलेक्टोरल रोल देता है लोगों को। मतलब उस पार्टी के मेंबर्स को इलेक्टोरल रोल दे दिया जाता है कि वो चेक कर रहे हैं। लेकिन कहाँ इतना टाइम है उस समय? इतना टाइम तब नहीं होता है उन लोगों के पास में। तब उनको पार्टी पॉलिटिक्स पे ही अपना सब फोकस रखना होता है, तो वो ये सब चीज़ करते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते इन सब चीज़ों पे। और जब हार जाते हैं तब ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ख़राब चीज़ है जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। कुछ कमियां हैं सिस्टम में, लेकिन फिर भी इतनी सारी जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं, सबसे गलत बात है। काउंटिंग हो जाएगी इसके बाद, जैसे एग्जांपल दिया गया गुलबर्ग का 2014, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं वो जीते थे 50.82 वोट से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी गई है, तो इसका नेचर क्या, इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, और बिल्कुल सेम इंडिपेंडेंस इसके पास है जैसे जुडिशरी के पास है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और एक तरीके से इनको रिमूव करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको उनका रिमूवल बहुत ही कठिन होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाना कठिन होता है, सेम प्रोसेस वही है। इसी तरीके से इनको भी हटाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। पावर्स क्या हैं? बहुत सारी पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इलेक्शन को कंट्रोल करना है, कंडक्ट कराना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। अब ये मान के चलिए कि अगर एमसीसी को ठीक से इम्प्लीमेंट कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आधे मेंबर्स तो ऐसे ही हट जाएं। ठीक है, मतलब जो फ्रॉड वाले मेंबर्स हैं वो पहले ही हट जाएं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही प्रॉपर नहीं होता ठीक से। कैन ऑर्डर रीपोलिंग, अगर मान लीजिए इनको लगता है कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पर पोल ठीक से नहीं हुए हैं,
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर रीपोलिंग का भी ऑर्डर दे सकता है। कैन ट्रांसफ़र गवर्नमेंट ऑफिशियल ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि ये मेनली फ्री और फेयर इलेक्शन को इंश्योर करता है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, वोटर टर्नआउट पहले समझ लीजिए। इंडिया में अगर देखा जाए तो जो वोटर टर्नआउट है वो स्टेबल है, मतलब बराबर का ही रह रहा है हर बार, और कभी कभी बढ़ भी रहा है। जैसे पिछले इलेक्शन में 67% अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर आप यूके यूएस की बात देखेंगे तो वहाँ पर वोटर टर्नआउट कम हो रहा है, और वोटर टर्नआउट कम होने के पीछे रीज़न ये होता है, लोगों का विश्वास जब डेमोक्रेसी से ख़त्म होने लग जाता है तो लोग वो मतलब इलेक्शन में वोट देने नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि हम किसी को भी वोट देंगे, जीतना एक ही कोई है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में जब मतलब वोटिंग होती है तो खासकर जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, मिडिल क्लास हैं या जो गरीब हैं, वो वोट देने ज़रूर जाते हैं, ठीक है। उनके पास क्योंकि यही एक ऑप्शन होता है जिससे वो सरकार को बदल सकते हैं और सरकार को अपनी बात बता सकते हैं कि हमको ये चाहिए, ठीक है, तभी हम वोट दे रहे हैं, और सरकार करती भी इसीलिए उनके लिए है, ठीक है। स्पेशल ट्रेंड इन इंडिया देखने को मिलता है, पुअर इलिटरेट वोट मोर देन रिच एजुकेटेड, तो एजुकेटेड लोग कम वोट करते हैं, रिच लोग कम वोट करते हैं। इंडिया में क्या है, पुअर और इलिटरेट लोग जो हैं वो ज़्यादा वोटिंग करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। इम्पॉर्टेंस क्या है, वोटर फील्ड इलेक्शन इन्फ्लुएंस पॉलिसी, क्यों वोट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इलेक्शन में वोट करेंगे तो पॉलिसी हो सकता है चेंज हो, ठीक है, नई पार्टी आए पॉलिसी चेंज करे, इसलिए वोटिंग की जाती है। और अगर लगता है कि हाँ सब सही चल रहा है तो उस पार्टी को रखने के लिए भी वोटिंग करनी पड़ती है कि वही पार्टी रहे। पार्टिसिपेशन ग्रोथ, मोर पीपल इन्वॉल्व इन रैलीज, कैंपेन्स, पार्टी मेंबरशिप, तो ये पार्टिसिपेशन ग्रोथ भी हो रहा है इंडिया में। एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम्स, अब देखिए ये जो आउटकम आता है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बाद, तो इस आउटकम को एक्सेप्ट भी करती हैं पार्टीज़। डिफीटेड पार्टीज़ यूजुअली, देखिए यूजुअली दिया गया मतलब ज़्यादातर केस में ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी है जो हार जा रही है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है रिजल्ट को, मान जाती है कि हाँ पब्लिक मैंडेट ऐसा था तो हम इस चुनाव को मतलब इस हार को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी पार्टीज़ हैं, कई सारे ऐसे नेता होते हैं जो चुनाव के रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जब हार जाएंगे तो वो दो काम करेंगे, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सारा ब्लेम डाल देंगे, और या तो ईवीएम मशीन्स पे सारा ब्लेम डाल देंगे। जीतेंगे तब नहीं करेंगे, हारने पे ये चीज़ करते हैं। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना चाहिए कि ईसीआई और ईवीएम जो है ये है क्या, इसके बारे में सबको पहले बताया जाता है। यहाँ तक कि ईवीएम मशीन को टेस्ट करने भी दिया जाता है, जो मेंबर्स होते हैं उनको ईवीएम मशीन प्रोवाइड की जाती है कि सब लोग अपने वोट्स को टेस्ट भी कर लें कि जब वोट डाल रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी को वोट जा रहा है, किसी और को तो नहीं जा रहा है, ठीक है। और इलेक्टोरल रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, सारी इंडिपेंडेंस दी जा रही है, लेकिन उस समय ध्यान नहीं देना, जब हार जाएंगे तो ध्यान देना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए यूजुअली टर्म यूज़ किया एनसीईआरटी ने। रूलिंग पार्टीज ऑफन लूज इलेक्शन, 50% सिटिंग एमएलए लूज। अब देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो रूलिंग पार्टीज होती है ज़्यादातर केस में वो इलेक्शंस हार जाती हैं, और इसको और अच्छे से देखा जाए तो 50% जो सिटिंग एमएलएज हैं, क्योंकि वो काम ही नहीं करते लोगों के लिए, तो उनको भी हारना पड़ता है। कैंडिडेट्स विद मनी और क्रिमिनल केसेस ऑफन लूज। अब देखिए ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, तो जनता जागरूक है आजकल, जनता जानती है सब कुछ, वो क्या करती है, ऐसे लोगों को वोट ही नहीं देती है। चैलेंजेस क्या होते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि फ्री और फेयर इलेक्शन होने के लिए चैलेंज क्या क्या होते हैं। तो पहला तो मनी पावर है, जो लोगों को एक अनफेयर एडवांटेज दे देता है। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए है किसी के पास में, और किसी के पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और दोनों को कहा जाए सेम इलेक्शन को कंटेस्ट करना है, तो ये ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएगा, लोगों को ज़्यादा मोटिवेट कर पाएगा, लोगों को हो सकता है लालच भी दे दे, ये नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, चाहे कितना भी ईमानदार हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है हार जाएगा ज़्यादातर केस में। क्रिमिनल कनेक्शंस इन पॉलिटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई क्रिमिनल होता है तो वो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, कोई परिवार का एक मेंबर है
और उसका पूरा परिवार जो है वो कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ये भी बड़ी ख़राब चीज़ है। फैमिली पॉलिटिक्स आप इसको कह सकते हैं। मतलब जो इंडिया में देखने को कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलती है कि उनकी मम्मी जो थी वो भी सीएम थी, उनका लड़का भी सीएम है, ठीक है, उनके बच्चे आने वाले भी सीएम होंगे। तो इस तरीके की जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है बड़ी ख़राब होती है। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, केवल अपने परिवार के लोगों को बैठाना होता है, उन्हीं से ही ज़्यादातर मतलब होता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ढूंढ भी सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। लिमिटेड रियल चॉइस बिटवीन मेजर पार्टीज। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या है, चॉइस ही नहीं है लोगों के पास में। एक पार्टी है एक्स, ये 100% चोर है मान के चलिए, ठीक है, लोगों को पता है इसका जो मेंबर है ये 100% है कि अगर ये आएगा तो चोरी करेगा। दूसरी पार्टी है वाई, लोगों को पता है इसका मेंबर आएगा तो ये 95% चोरी करेगा। दूसरा है जेड, पता है आएगा तो 90% की चोरी करेगा। ऑप्शन 3 ही है, मतलब चोरी होनी है। तो जनता क्या करेगी, बहुत अच्छी जनता होगी तो 90% वाले को चूज कर लेगी, तो उसको पता है चोरी होनी है, लेकिन कम चोरी हो तो चॉइस नहीं है। हाँ, इसकी जगह पे अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती जिसमें ए होता और ये कहता मैं आऊँगा तो 0% की चोरी करूँगा, मैं कोई चोरी नहीं करूँगा, ठीक है, लोगों को ये विश्वास होता कि ये चोरी नहीं करेगा, तो ये अच्छी चॉइस होती, लेकिन लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट डिसएडवांटेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जो छोटी पार्टीज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं लोग, वो भी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतने उनके पास संसाधन नहीं है जिससे वो लीड कर सकें बड़ी पार्टीज़ में, बड़ी पार्टीज से वो हाथ जीत सकें। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्री और फेयर इलेक्शंस की। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।